इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है ना, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करो और इस लाइन पे सबसे लेफ्ट में आप लोग लिखो रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के बाद लिखो आप माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के बाद लिखो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद लिखो विजिबल, विजिबल लाइट। इसके बाद लिखो अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद एक्स रेज और इसके बाद गामा रेज। लिख लिया? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 है ना? 7 है ना ये? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था, है ना? और हम जानते हैं कि होता है ना रेनबो, तो रेनबो में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, है ना? इसके इसके अंदर भी 7 तरह की वेव्स है, तो इसे बोलते हैं मैक्सवेल्स रेनबो। दिस टॉपिक इज आल्सो कॉल्ड मैक्सवेल्स रेनबो। मैक्सवेल्स रेनबो। तो मैक्सवेल का रेनबो क्या है? बेसिकली मैक्सवेल का रेनबो ये है कि देर आर 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देर आर 7 टाइप्स ऑफ electromagnetic waves. देखो, देर आर 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको हम बोलते हैं ईएम वेव्स। क्या ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही याद करना है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी, दिस इज कॉल्ड आईआर एंड दिस इज कॉल्ड यूवी, एक्स रेज, गामा रेज। क्या हम जानते हैं कि एक्स रेज में वो ताकत होती है कि वो हमारे फ्लैश को पियर्स करके जा सकते हैं अंदर? तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप रेडियो वेव्स से जाओगे गामा वेव्स की तरफ तो एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ठीक है? ठीक है एनर्जी इज इंक्रीजिंग। ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, लिखो, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियरी, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना? यस सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू एच न्यू। अब देखो, अगर अगर रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाने पर एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, है ना? क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। व्हाट इज न्यू? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव। तो बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, घट रही होगी? बढ़ रही होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। तो आप इसी के अंदर यहाँ पर एक और एरो मार के इस तरीके से लिख दो कि ऐसे जाने पर क्या चीज़ इंक्रीज कर रही है? फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। यानी कि ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस याद हो गया हमको अजय? बताओ पहले 3। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड। बोलो। रेडियो, माइक्रो, रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड। इंफ्रा उसके बाद क्या है? विजिबल, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। हमारी ठीक है, डन इट। क्या सीक्वेंस है बोलना जरा? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रा, एक्स रेज और और गामा गामा रे। रेज। ठीक है। अब क्या आप लोगों ने पढ़ा है कभी विबग्योर? पढ़ा होगा विबग्योर हाँ ना? सर। देखो ध्यान से, देखो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? अरे अबान, माइक्रोफोन ठीक हो गया तुम्हारा? फील आ गई? ये है अल्ट्रावायलेट, यानी कि वायलेट की क्या है? वायलेट की। अल्ट्रावायलेट, तो यानी कि ऐसे लिखना है, देखो ध्यान से। वी यहाँ पे आएगा, आई यहाँ पे आएगा, उल्टा उल्टा उल्टा, एम्बुलेंस की तरह। आर, इंफ्रारेड के बाजू में आर। फिर आ रही है? लिखा? ठीक। यानी कि इंफ्रारेड के बाजू में रेड और अल्ट्रावायलेट के बाजू में वायलेट। ठीक है? ठीक है दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। दिस
ये है ना रेड कलर का बॉक्स, हाँ सर। दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, दिस इज ऑप्टिक्स, दिस इज ऑप्टिक्स। ओके ठीक है। ठीक है। ठीक है अच्छा, अब एक चीज होती है ना कि देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ये एक वेव है, क्या है ये वेव, और तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वेवलेंथ। हाँ और ये हाँ वेव आगे जा रही है v स्पीड से, इसे बोलते हैं 0, इसे बोलते हैं कैपिटल T, इसे बोलते हैं y, इसे बोलते हैं x। ठीक है, हाँ सर। व्हाट इज v? v is the speed of wave, v is the स्पीड ऑफ वेव, capital T is the time period, capital T is the टाइम पीरियड, lambda is the wavelength। वेवलेंथ। ठीक है भाई, क्या हम जानते हैं, बचपन से बताया गया हमको, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? हाँ अरे yes, वही sir. जो आप पढ़ते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। आप लोगों ने ऐसे समझा होगा ना हमेशा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? हाँ ठीक है, लेकिन इसको मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, बताओ यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ लैम्डा का? हाँ लैम्डा ठीक है, वेव लेंथ डिस्टेंस वेव लेंथ इज इक्वल टू कितनी स्पीड से, v स्पीड से, वी कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में फिर आ रही है। टी। हाँ सर। हाँ तो कितना तो सिंपल फंडा है यार, क्या लिख दिया हमने, लैम्डा इक्वल टू वीटी, लैम्डा इक्वल टू वीटी, बीटी, यानी कि v इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/t इंटू लैम्डा, v इज हाँ इक्वल टू। 1/t into lambda। यस। ठीक है, ठीक है, क्या हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता है 1/T? यस सर। बहुत बढ़िया, तो देखो यहीं पे साइड में ही, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, है ना? हाँ सर। तो डाल दो तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू, न्यू या आप लोगों ने कभी देखा है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा क्लास 11th में? हाँ सर। हाँ बहुत, यस केमिस्ट्री सर। में देखा था। तो देखो कितना आसान सा रिलेशन है, कितनी आसानी से निकाल लिया हमने यहाँ पे, ये v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो आप, रिलेशन बिटवीन व्हाट इज v इज द स्पीड, व्हाट इज न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एंड व्हाट इज लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो क्या लिखा, रिलेशन बिटवीन स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का ऑफ अ वेव, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। लैम्डा। अच्छा, अब हमने लास्ट क्लास में ये जरूर पढ़ा होगा कि EM waves travel at speed is equal to c is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम, याद है? यस सर। हाँ, वैक्यूम में सारी की सारी EM waves मतलब रेडियो, माइक्रो, IR, विजिबल, UV, एक्स रेस, गामा रेस, है ना? हाँ सर। हाँ वैक्यूम में सारी की सारी EM वेव्स भागती हैं इस रफ्तार से, सारी की सारी वैक्यूम में। ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे इन वैक्यूम वैक्यूम के अंदर रफ्तार क्या है, c। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, उसे क्या लिखोगे, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्या लिखोगे, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यानी कि ये जो ये कब लिखना है, इन अ मीडियम विच इज नॉट वैक्यूम, इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम, इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम। यानी कि ऊपर वाला फॉर्मूला कब, जब मीडियम वैक्यूम ना हो, और नीचे वाला फॉर्मूला कब, जब मीडियम वैक्यूम हो। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि सी तो कांस्टेंट है, सी तो सी कांस्टेंट, कांस्टेंट है। हाँ। ठीक है, यानी कि लैम्डा इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्या बोला? लैम्डा हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हाँ यस सर। कह सकते हैं हाँ सर। लैम्डा इज इनवर्सली, प्रोपोर्शनल टू टू फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं सर। तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इम्प्लाइज कि इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग लैम्डा विल डिक्रीज।
हम्म है ना। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो लैम्डा डिक्रीज लैम्डा करेगा। डिक्रीज करेगा। हाँ ठीक है, तो इतना नाटक हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर हमने बनाया था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके अंदर देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है घट रही है? लेफ्ट टू राइट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यानी कि लैम्डा घट रहा है, यानी कि लैम्डा घट रहा है। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। पास में आ रही कि नहीं आ रही? आगे हाँ सर। बहुत बढ़िया। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? ऑप्टिक्स। ठीक है। हाँ। ऑप्टिक्स मतलब विजिबल लाइट की स्टडी। ठीक है ना। यस सर। अब देखो ध्यान से, क्या आपको रेडियो वेव्स दिखती हैं? नहीं। क्या आपको माइक्रोवेव्स दिखती हैं? नहीं। क्या आपको आईआर दिखती है? नहीं। क्या आपको अल्ट्रावायलेट दिखती है? नहीं। क्या आपको एक्सरे गामा रेज दिखती है? नहीं। आपको सिर्फ दिखती है विजिबल लाइट। ठीक है, यानी कि भगवान ने कुछ ऐसा करके करके भेजा है हमको कि हमको सिर्फ ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, सिर्फ ये वाला पार्ट हमको नजर आता है। ठीक है ना। यस तो आप बोलोगे, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लाइट, देखो क्वेश्चन, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है? अगर आज से पहले आपसे पूछा होता लाइट क्या है, तो हो सकता है कि आपको जबरदस्ती लेकिन आज से आप बोलोगे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा है जो हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोला? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ विच इज विजिबल टू अस, विच इज visible to us. light is that part of electromagnetic spectrum which is visible to us. Visible to us. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर। ठीक है। ठीक है, लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू अस। ठीक है, ऐसे लिखेंगे वी आई बी जी वाई ओ आर। कभी पढ़ा है ना वी और? हाँ अब ये हमने ऊपर से ही चलाया है, तो बताओ ऐसे जाने पर लैम्डा डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है? लैम्डा इज, लैम्डा लैम्डा डिक्रीज कर रहा है। तो लिखो लैम्डा इज डिक्रीजिंग, है ना। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। इसे लिख दो रेड और इसे लिख दो वायलेट। ठीक है ना। हाँ और ये क्या है? ऑरेंज, येलो, क्या है फिर? ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, ब्लू और इंडिगो। इंडिगो। ठीक है, अच्छा, यानी कि बताओ कि कौन से वाले रंग का, कौन से वाले कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होगा? वेवलेंथ रेड का। रेड का। हाँ, तो यहाँ लिखो हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लाइट की, बाकी किसी की बात नहीं कर रहे। ठीक है ना। हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, और यहाँ लिखो हैज मिनिमम वेवलेंथ। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ लाइट की। अगर अगर आपसे कोई पूछता है कि किसका होता है मैक्सिमम वेवलेंथ, तो आप बोलोगे रेडियो वेव्स का। फील आ रही है? ठीक है सर। विजिबल हाँ, वेव की बात कर रहे हैं ना अगर सर? बात कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, लेकिन अगर बात कर रहा है विजिबल लाइट की, तो आप क्या बोलोगे? रेड का। ठीक है। रेड का। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के जवाब देना है। और यहाँ लिखोगे हैज मिनिमम वेवलेंथ। टेनेट क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया हैज मिनिमम वेवलेंथ। अब आपको याद करना है कि लैम्डा ऑफ रेड, लैम्डा ऑफ रेड ये होता है 700 नैनोमीटर। कितना होता है? 700 नैनोमीटर। बिल्कुल। और लैम्डा ऑफ वायलेट आपको याद करना है, ये होता है 400 नैनोमीटर। कितना होता है? 400 नैनोमीटर। बिल्कुल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा ऑफ रेड इज इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यस सर। और यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कोई कोई अगर पूछता है कि यार बताओ ह्यूमन बींग्स को कहाँ से कहाँ तक दिखाई पड़ता है, तो आप बोलोगे कि ह्यूमन बींग्स को वेवलेंथ दिखती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। यस सर। हाँ देखो ह्यूमन बींग्स कैन सी 400 टू 700 अगर बोलना है नैनोमीटर में, और 4000 टू 7 बोलना है 4000 एक्स्ट्रा। एंगस्ट्रॉम। लिखा? यस सर। यस सर। 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 मीटर। क्या बोला? 1 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 -9 एंगस्ट्रॉम, मीटर। -9 मीटर सॉरी, और 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है। ठीक है। यस सर।
कौन से वाले कलर का मैक्सिमम वेवलेंथ है? रेड का। तो रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड हाउ मच इज इट? इट इज 700 नैनोमीटर्स, ठीक है। एंड वायलेट हैज गॉट मिनिमम वेवलेंथ एंड हाउ मच इज इट? इट इज 400 नैनोमीटर्स। चले आगे। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब जरा लिखो कि यूजेस ऑफ ईएम वेव। क्या लिखा? Uses of EM waves. देखो नंबर 1 पे रेडियो वेव्स। आई थिंक इसके बारे में हम बात कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा। रेडियो वेव्स में क्या क्या होता है कि यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, मैं बताया था ना, हाँ बताया था सर। हाँ सर। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद लिखो सेकंड पे लिखो माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स भी जो है यूज होते हैं कम्युनिकेशन में, यूज्ड फॉर डिफेंस कम्युनिकेशन, हाँ है ना, यूज्ड फॉर डिफेंस कम्युनिकेशन। और इसका एक और यूज क्या था? डिफेंस कम्युनिकेशन यानी कि इसमें आपके ये हो गया ना आपका रडार वगैरह, हाँ रडार Yes, नेविगेशन सिस्टम, रडार नेविगेशन सिस्टम लिख सकते हो आप। एंड इसके अलावा कहाँ पे यूज होते हैं ये होते हैं खाना गर्म करने के लिए, है यस सर। यूज्ड इन माइक्रोवेव ovens, यूज्ड इन माइक्रोवेव ovens। उसके बाद देखो थर्ड पे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कहाँ पे यूज होते हैं? यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स ऑफ टीवी, यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स ऑफ टीवी। ठीक। और इसके अलावा और कहाँ पे यूज होते हैं? सर तो ये कहाँ पे? सन से भी इंफ्रारेड होता है ना? किस में? सन से नहीं किस में? सन से समझ नहीं आ रहा यार। सर SUN सन। सन, हाँ सन में तो सारी होती हैं, सन में तो सारी होती हैं। सन में इंफ्रारेड भी होता है, यूवी भी होता है, विजिबल लाइट भी होता है, एक्स रेज भी कहते हैं सन से आती हैं, बहुत कम होती है लेकिन कॉस्मिक सर रेज भी आती लेकिन है। हाँ। शायद वो सन जो हीट प्रोवाइड करता है वो इंफ्रारेड के कारण होता है। हाँ बेसिकली होता क्या है ना कि सूरज की गर्मी पाके पूरे दिन अर्थ गर्म होता है, और अर्थ गर्म होने के बाद जब ठंडा पड़ता है तब इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करता है। अच्छा। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रारेड का यूज़ क्या है। तो आपको पता है फॉग लाइट्स, फॉग लाइट्स, हाँ सर। फॉग लाइट्स के अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। और वो था ना नाइट में फोटोग्राफी करते हैं ना लोग नाइट में। यस सर। हाँ, तो फॉर यूज्ड इन नाइट फोटोग्राफी। उसके बाद नंबर 4 पे क्या है? विजिबल लाइट, है ना, देखो सीक्वेंस में लिखना है, सीक्वेंस में, ठीक है ना। हाँ सर। विजिबल लाइट का यूज क्या है? अगर विजिबल लाइट ना होती तो हम कुछ भी देख ना पाते, है ना। डीडी सर। हाँ यूज्ड टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, एनसीईआरटी यही बोलती है, यूज्ड टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। लिख रहे हो ना साथ साथ? यस सर। हाँ सर। उसके बाद क्या है नंबर 5 पे? अल्ट्रा वायलेट, है ना। अल्ट्रा वायलेट का यूज क्या है? यूज ये है कि एज डिसइंफेक्टेंट, एज डिसइंफेक्टेंट फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एज डिसइंफेक्टेंट फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और यूज्ड इन आई सर्जरी, है ना, कि जिन लोगों की आंखों में होती है समस्या उनकी आई सर्जरी में यूज होता है ना, होता है ना लासिक, सुना है लासिक आई हाँ ऑपरेशन। सर। हाँ सर। तो लासिक आई ऑपरेशन में क्या क्या करते हैं ना कि यूवी की एक बहुत ही बढ़िया सी बीम बना के आपकी आइरिस पे इंसिडेंट करते हैं, तो जो भी उसका डैमेज्ड पोर्शन होता है उसको निकाल देते हैं। उसके बाद आता है आपके पास एक्सरेस। एक्सरेस का यूज क्या है? यूज्ड टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर, यस सर। यूज्ड टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर। फ्लैश। और जैसे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बनती है ना बड़ी बड़ी मेटालिक प्लेट्स, यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटालिक प्लेट्स। बड़ी बड़ी मेटालिक प्लेट्स के अंदर कोई क्रैक्स तो नहीं आ रहा है कहीं बनते वक्त, वो चेक करने के लिए हम एक्सरेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है।
उसके बाद क्या है लास्ट में, क्या है, गामा, गामा रेस। गामा रेस। तो गामा रेस का यूज क्या है, गामा रेस बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो बताया था ना कीमोथेरेपी में यूज होती हैं, हाँ यूज्ड टू किल कैंसर कॉजिंग सेल्स। जो कैंसर बनाने वाले सेल्स होते हैं उनको मारने में हेल्प करती है, इन्हें बोलते हैं कार्सिनोजेनिक। कहाँ तक पहुंच गए? एक्सरे। So what is the use of X-rays? Used Used to to detect detect bone fracture. Bone fracture, used to detect cracks in metallic plates. metallic sheets। बहुत बढ़िया। Cancer causing cells. कैंसर कॉजिंग सेल्स को बोलते हैं कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक। ठीक है। अच्छा, एक बार फटाफट से जरा प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स करवा देता हूँ आपको रिवाइज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स में हमने पढ़ा था कि ईएम वेव्स आर नॉन मैकेनिकल इन नेचर, याद है? Yes, Yes, sir. ईएम वेव्स आर नॉन मैकेनिकल Mechanical nature. in nature. And what was the second point? कि they travel at speed c in vacuum. C is equal to 8 into Travel 4. at speed c in vacuum, which is where c is equal to 3 × 10⁸ meter per second, है ना? Then हमने पढ़ा था कि the oscillating electric field is perpendicular to oscillating magnetic field, which is perpendicular to direction of wave propagation, याद है? हाँ सर याद है सर। Yes, sir. Perpendicular to direction of EM wave propagation. इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM waves, है ना? हाँ सर। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ, अबान लिख रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है। नींद तो नहीं आ रही? नहीं ठंड तो नहीं लगी? ठंड नहीं सर। ठंड तो आज है ही नहीं मॉर्निंग में, मेरे को तो लगी नहीं ठंड आज तक भी। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। नॉन मैकेनिकल इन नेचर, ट्रैवल एट स्पीड सी इन वैक्यूम, ऑन ट्रांसवर्स इन नेचर। उसके बाद क्या था कि ऑसिलेटिंग ई वेक्टर and oscillating b vector are in the same phase, याद है? Oscillating E vector and are in the same phase, है ना? यानी कि they attain their peak values at the same time। अच्छा हाँ ग्राफ में बताया था आपने। हाँ, ग्राफ में बताया था, they attain their peak values at same time instant, at the same time instant। और क्या था इसमें? और इसके अंदर ये था कि E0 अपॉन B0 इज इक्वल टू C, पता था? हाँ बता। ठीक है। और बताया होगा C का एक और फॉर्मूला, 1/√ε0 μ0, है ना? यहाँ पर व्हाट इज E0? E0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? एंड व्हाट इज B0? B0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज ε0? इट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। And what is μ0? It is the permeability of vacuum, permeability of vacuum, ठीक है? यस सर। ओके। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये होता है खत्म। अब हम चलते हैं आगे, चलें? ठीक है सर। वी आर डन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या लगाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर से इसके बाद अचानक से रे ऑप्टिक्स कहाँ से आ गया? अचानक से नहीं आया, हम इसका ये वाला पार्ट पढ़ेंगे अब, विजिबल लाइट वाला, ठीक है ना? तो करते हैं शुरू। अब लिखो बुक 2, बुक 2। तो बुक 2 के अंदर लिखो चैप्टर्स
The first chapter is ray optics. The second chapter is wave optics. The third chapter is dual nature. हाँ जी, wave optics. The third chapter is dual nature of radiation and matter. Radiation Radiation and matter. Dual nature of रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद देखो atoms. अरे केमिस्ट्री. फिर देखो न्यूक्लियर. अरे केमिस्ट्री. फिर लिखो सेमीकंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. So we have to complete 6 chapters in second book. ठीक है. Yes, sir. बहुत बढ़िया. How is the जोश? आ जाओ आगे. तो लिखो रे ऑप्टिक्स या फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. क्या लिखा? ray optics geometrical optics. बात होती है कि व्हाट इज रे. रे मतलब पाथ ऑफ लाइट. रे मतलब path of light. हाँ या फिर जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट करती है उसे बोलते हैं रे. पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी. डायरेक्शन ऑफ लाइट मतलब एनर्जी. लाइट मतलब एनर्जी. जी. आप लोग जहाँ बैठे हो अभी रूम में लाइट जला रखी है या ऑफ कर रखी है लाइट? ऑन कर रखिए. ऑन कर रखी है ना. तो आपके ऊपर एनर्जी की बरसात हो रही है अभी. एनर्जी गिर रही है आपके ऊपर दबा के. कौन सी एनर्जी? E इज इक्वल टू एच न्यू. ठीक है. Yes. E इज इक्वल टू एच न्यू. लिखो बीम. व्हाट इज बीम? बीम मतलब बंडल ऑफ रेज. बीम मतलब बंडल ऑफ. बंडल ऑफ रेज. बंडल ऑफ रेज. देखो रे होता है और बीम मल्टीपल रेज होती है. ठीक है ना. हाँ. ठीक. What is ray? Ray is the path of light या फिर direction of propagation of energy. And what is beam? Beam मतलब bundle of rays. Bundle of rays is called beam of light. Yes. Bundle of rays is called beam of light. Beam of light. ठीक है. अब लिखो चैप्टर का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स. Ray optics. देखो फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट. क्या लिखा? फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट. तो देखो नंबर 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नंबर 1 क्या है? ठीक है वही है ना रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन. अरे सब कुछ वही है. क्लास 10th है पूरा. क्या लिखा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लिखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. टोटल. हाँ ये कट हो गया था 10th में. हाँ इसे बोलते हैं TIR. क्या बोलते हैं? TIR. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. के बाद देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट. डिस्पर्शन क्या होता है? जब हमारे पास एक प्रिज्म होती है उस पर डालते हो व्हाइट लाइट और व्हाइट लाइट जो है विबग्योर बन जाती है. Yes, sir. इसे बोलते हैं डिस्पर्शन. हाँ. ठीक है. हाँ प्रिज्म ना. हाँ प्रिज्म के थ्रू. प्रिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का. उसके बाद देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट. क्या लिखा? Scattering of light. हाँ आसमां है नीला क्यों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. डूबता हुआ सूरज लाल होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. क्या चीज? Interference of light. देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देखो लाइट पागल कर देगी आदमी को. इतने फिनोमेना है. Diffraction of light. DIF ऑफ फ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट.
और लिखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देख रहे हो, धड़ाधड़ फिनोमेना है, धड़ाधड़, एक के बाद एक। और लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितने लिखे? No. बेटा 9 सच फिनोमेना, 9 है ना? ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब आप लोगों के सिलेबस में ये नहीं है। क्या नहीं है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है, और ये नहीं है। क्या नहीं है? स्कैटरिंग। खुशी हो रही है ना जान के? वो अचानक। काटने के लिए लिखा है। हाँ, अरे पता तो होना चाहिए कौन कौन से फिनोमेना करती है लाइट एंड को। अब लिखो, हेडिंग लगाओ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या लिखा? हाँ, जब लाइट अपना मीडियम बदलती है तो मुड़ जाती है, तो इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना? हाँ, इट इज द फिनोमेना ऑफ Bending. bending of light when it travels from one optical medium to another optical medium. Yes. It is the phenomena of bending of light when it travels from one optical medium to another optical medium. आप लोग लिख तो पा रहे हो ना सब कुछ? Yes, sir. बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। It is the phenomena of bending of light when it travels from one optical medium to another optical medium. ठीक है। लिखो टाइप्स ऑफ मीडियम। टाइप्स ऑफ Medium. लिखो, रेयरर मीडियम, याद है? हाँ। और डेंसर मीडियम। फील आ रही है? Yes. हो रहा है देजावू? हाँ सर। देजावू। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम, यानी कि इसे बोलते हैं हल्का मीडियम, है ना? हल्का। इसे बोलते हैं भारी मीडियम। ठीक है? ठीक है। हल्का और भारी। कौन सा मीडियम हल्का होता है? रेयरर मीडियम। Medium. और कौन सा मीडियम हल्का होता है, भारी होता है? डेंसर मीडियम। अच्छा medium. ठीक है, लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब बनाओ एक जो है डायग्राम। लिखो रिफ्रैक्शन का डायग्राम। तो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो एकदम। ये क्या है? ये है इंटरफेस। क्या है ये? Interface. आप लोगों की स्कूल में होता है ना फेस्ट, इंटरफेस नाम का, सर। है ना? Yes, ये है इंसिडेंट लाइट। क्या है ये? incident light. हाँ इंसिडेंट लाइट। अरे लॉट आए पुराने दिन। Yes. इसे बोलते हैं पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट पी क्या होता है? पॉइंट ऑफ of incidence. इंसिडेंस, यानी कि जहां पर इंसिडेंट लाइट जाके हिट करती है इंटरफेस को, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंटरफेस क्या होता है? बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स। क्या बोला? Boundaries separating two mediums. हाँ। यानी कि ऊपर अलग मीडियम, नीचे अलग मीडियम। ठीक है सर। बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स, यानी कि ऊपर आप ले लो एयर और नीचे आप ले लो पानी। ठीक है? ठीक है। कौन हल्का कौन भारी? एयर है हल्का और पानी है भारी। एयर है हल्का और पानी है भारी। यानी कि अभी हमारी लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? ये है नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। क्या बोला? Straight line perpendicular. बिल्कुल। नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। कहीं भी लिख लो इस बात को। नॉर्मल इज ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या लिखा? Normally is drawn at point of incidence. परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। नॉर्मल को कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करते हैं। किसके परपेंडिकुलर? इंटरफेस के परपेंडिकुलर। इंटरफेस के बर्तन। बिल्कुल। अच्छा,
ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और इसका, हाँ यस। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट का, इंसिडेंट लाइट का। अब देखो, ये मुड़ेगी, ये मुड़ेगी, हाँ है ना? हाँ जाना देखो जहाँ से वो ऐसे जाना चाहती थी, है ना? हम्म, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है। हम्म, हाँ अगर दुनिया बदल रही है तो मुड़ेगी। अब या तो ऐसे मुड़ेगी या तो ऐसे मुड़ेगी, है ना? हाँ तो बताओ 1 या 2? 2। हाँ, यानी कि आपको ये बात पता है कि जब वो जाती है हल्के से भारी, जब लाइट जाती है हल्के से भारी तो वो घबरा जाती है। इट बेंड्स Yes, टुवर्ड्स sir. नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। Towards normal. हाँ बिल्कुल। तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल वाले लॉजिक से हम ये ड्रॉ कर देते हैं। तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कौन है? ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड। याद रखिए रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या है? ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सब कुछ तो पड़ा हुआ है पहले। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लिखा? Yes, sir. वेरी गुड, यस। बहुत बढ़िया। तो आप ये कह सकते हो कि व्हेन लाइट travels from rarer to denser medium, when light travels from rarer to denser medium, it bends, it bends towards normal. towards normal. Yes. It bends towards the normal, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। What is angle of incidence? Angle of incidence is the angle between incident ray हाँ and इंसिडेंट है। normal. Hmm. नॉर्मल। Angle between incident light ray and normal. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? Yes. यस सर। Okay. And what is angle of refraction? एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। बहुत बढ़िया। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। चैप्टर का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रोटेशन आर। इस बार आप मान लो कि एक सेकंड केस ले लेते हैं जिसके अंदर लाइट जो है जा रही है इस तरीके से। ये आपके पास है वाटर, ठीक है, जो कि एक डेंसर मीडियम कहलाएगा, और नीचे है एयर, ठीक है, ठीक है सर। जो कि एक रेयर मीडियम में है। ये क्या है? ये है पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड ये क्या है बताओ जरा? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल टू द नॉर्मल, वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द इंटरफेस, राइट? यस सर। व्हाट इज इंटरफेस? इट इज द बाउंड्री separating two mediums. हाँ सर। Interface is the, बाउंड्री सर। बाउंड्री यहाँ पे कौन कौन से मीडियम्स हैं? यहाँ पे पानी है और हवा है, हवा। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? इट विल गो लाइक दिस, ठीक है, अवे फ्रॉम द अब नॉर्मल। अवे फ्रॉम। बिल्कुल जी बिल्कुल। दिस इज द इंसिडेंट लाइट एंड दिस इज योर एंगल आई एंड दिस इज योर एंगल आर, है ना? यस सर। एंड Yes, दिस sir. इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है सर। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 10 when light travels from, thus when light travels from क्या टू क्या? डेंसर टू रेयर, bends तो away from the normal. नॉर्मल। It bends away from the normal. नॉर्मल।
बहुत बढ़िया, लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। अच्छा अब लिखो, हेडिंग लगाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या चीज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी सुना है? हाँ सर। हाँ इसका सिंबल यस होता है सर। म्यू, ठीक है, म्यू। टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लिखो जरा ध्यान से लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू, ऊपर लिखो स्पीड ऑफ लाइट, नीचे भी लिखो स्पीड ऑफ लाइट। क्या लिखा? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ लिखो इन वैक्यूम, यहाँ लिखो इन द मीडियम। तो लेटेस्ट ऊपर फॉर्मूला आ गया बस। हाँ, ऊपर वैक्यूम नीचे मीडियम, ऊपर वैक्यूम नीचे मीडियम, ऊपर वैक्यूम नीचे मीडियम। मीडियम। ठीक है, लिखो लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। भाई स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम सी होता है ना, और स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम वी होता है ना? सर 2 मीडियम वाला भी होता है ना? दो मीडियम ही तो है इसके अंदर। दो मतलब मीडियम, हाँ दो मीडियम मतलब एक ही मीडियम का होता है, एक मीडियम का होता है हमेशा म्यू। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो म्यू इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या डेनेट? सी अपॉन बी, सी स्पीड अपॉन ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ वैक्यूम लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है ना? मीडियम। वेरी गुड। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट यूनिटलेस, ठीक है? अच्छा। पास में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ अब ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट, लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम। ये एक फैक्ट है। तो therefore C is always greater than V. C is ऑलवेज ग्रेटर देन वी। always greater than V, ठीक है ना? यस सर। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर बोला है ना कि लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, इसका मतलब ये होगा कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट मीडियम से ज्यादा होगी। हाँ तो दैट इज C is greater than V. C is greater than V, ग्रेटर देन वी। ठीक है? देखो डिवाइडिंग बोथ साइड्स पे भी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स पे भी, तो क्या लिखोगे? C अपॉन V इज ग्रेटर देन V अपॉन V, है ना? C अपॉन V तो म्यू होता है, तो आ गया म्यू इज ग्रेटर देन 1। क्या आ गया? म्यू इज, ग्रेटर दैन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखो 10, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 1, लिखा? यस सर। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी बात और है कि देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, है ना? हाँ तो ऑफ अ मीडियम में लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना? स्पीड ऑफ लाइट इन अपॉन वैक्यूम अपॉन। स्पीड हाँ ऑफ वही। भाई देखो यहाँ पे क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मीडियम तो यहाँ पे मीडियम वैक्यूम अप। वैक्यूम आ गया, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। तो तो यानी कि दो आप मान। कहते हो कि ये हो जाएगा इक्वल टू 1, हाँ यस सर। यानी कि म्यू ऑफ एयर या फिर वैक्यूम, क्योंकि फिजिक्स में क्या कर रखा है ना उन्होंने, वैक्यूम और एयर को सेम मान रखा है, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। तो क्या निकल के आया? 1 म्यू ऑफ वन एयर या वैक्यूम इज 1, वन। यानी कि ये वाली जो बात है ना, ये वाली बात ये किसके लिए है? ये एयर वैक्यूम के लिए नहीं है, ऑफ एनी मीडियम अदर देन एयर।
ठीक है सर। देन एयर वैक्यूम। यानी कि अगर कोई भी मीडियम है जो कि एयर वैक्यूम के अलावा है तो उसके लिए म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और एयर के लिए इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। तो आप बोल सकते हो कि ओवरऑल 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 बोल सकते हो कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके, अच्छा अब लिखो सम, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ some very common, refractive index of some very common mediums। क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम वेरी कॉमन मीडियम। एयर, ग्लास, वाटर। क्या लिखा? एयर, ग्लास और वाटर। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, है ना? यस सर। हाँ, एयर का तो 1, इसका 3/2 और 3/2। पानी का 4/3। पानी का देखो 3 का कर दो 4 और 2 का कर दो 3। ठीक है, ठीक है। 3 का 4, 2 का 3, एक से बढ़ाना है न्यूमरेटर को। ठीक है ना? न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, ठीक है सर। इसका ऐसे लिख सकते हो कि इज इक्वल टू 1.5 is equal to 1.33333। this is non-terminating recurring, this is नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। non-terminating and recurring। पढ़ा है बचपन में? यस सर। यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग हो गया, और क्योंकि रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बार लगता है ना ये सर? है, बार लगता है ना? हाँ ऐसे लिखते हैं। 1.3 यस यस यू आर राइट, 1.3 बार। ठीक है, ठीक है सर। तो बताओ मेरे को कि आप न्यूमेरिकल्स में क्या यूज करोगे? न्यूमेरिकल्स में आपको ये यूज करना है, ये यूज करना है और ये यूज करना है। क्या यूज करना है? फ्रैक्शन यूज करना है। हाँ। लिखो नोट, इन न्यूमेरिकल्स, इस बात को बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, ध्यान देना। इन न्यूमेरिकल्स वी यूज ओनली 4/3 एंड 3/2 फॉर क्या? पानी एंड ग्लास। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है सर। अरे 4/3 किसका होता है, पानी का या ग्लास का? पानी का। पानी का। और 3/2 ग्लास का। ग्लास का। किसका मैक्सिमम है? ग्लास का। ए, ग्लास का मैक्सिमम है ना? तो लिखोगे यस सर। म्यू ग्लास इज ग्रेटर देन म्यू पानी इज ग्रेटर देन म्यू हवा, है ना? भाई सर ग्लास, मतलब हाँ ये ग्लास में ज्यादा बेंड करेगा। हाँ, ग्लास में जो है ग्लास डेंसेस्ट है ना? हाँ वही। मोस्ट डेंस मीडियम। ठीक है। ठीक एंड दिस इज द, एवरीबॉडी नोज एयर इज द मोस्ट रेयर मीडियम। है। रेयर है मीडियम। ठीक है, ठीक है सर। ओके। यस सर। चले चले, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज जरा नोटिस करो। मान लो कि ये एक इंटरफेस है, ठीक है ना? और यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है। यहाँ से आपने एक वेव भेजी, लाइट। तो लाइट वेव जा रही है इस तरीके से, ठीक है? ठीक है। ये हो गई आपकी इंसिडेंट लाइट वेव। अब मैं बना रहा हूँ वेव की तरह, इंसिडेंट लाइट वेव। देखो क्या होगा, जैसे ही ये पानी में घुसेगी ना, पानी में, हाँ। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ 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 हो गया। अच्छा। इसकी इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो गई, इसकी ये- वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। देखो ये था लैम्डा इन एयर, और हम्म, ये है
लैम्डा इन वाटर। बात समझ आ रही है? डिक्रीज। भाई श्रिंक हो गई, श्रिंक क्या हो गई, श्रिंक हो गई। श्रिंक हो गया, हाँ। यानी कि ये जो डायग्राम है ये आपको ये बता रहा है कि अगर लाइट जाती है रेयर से डेंसर, अगर लाइट जाती है रेयर से डेंसर, तो वेवलेंथ बढ़ती है घटती है? घटती है। घटती है, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. ठीक है, तो लिखो कि 10 when light travels from क्या to क्या? Rare medium to denser medium. Correct. Its wavelength decreases. Its wavelength Decreases. decreases. ठीक है। ठीक है सर। क्या हम जानते हैं कि लिखो वी नो दैट v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, है ना? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, हाँ। ये पढ़ा था हमने आज, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यस सर। ठीक है, तो यानी कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हाँ हाँ, यस सर। व्हाट इज v? v इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अच्छा, तो वेवलेंथ कम हो रहा है मतलब स्पीड कम हो स्पीड जाएगी। ऑफ लाइट हो रहा है, हाँ। Thus ठीक है। light will slow down. Thus light will slow down. हाँ। Thus light will slow down in the denser medium. Thus light will, स्लो डाउन इन द डेंसर मीडियम। बिल्कुल, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यस अगर सर। वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना? ठीक है सर। तो कुल मिला के आप ये बोल रहे हो कि डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज करती है और उसकी स्पीड भी डिक्रीज करती है। स्पीड, ठीक है। बहुत बढ़िया। डन, जगह हुए हो? हाँ सर, म्यूट कर रखा था। अच्छा, म्यूट करा, ओके। तो आप लिख सकते हो समरी। जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि समरी क्या है कि इन डेंसर मीडियम लाइट ट्रैवल्स स्लो या फास्ट? लाइट डेंसर मीडियम, लाइट ट्रैवल्स स्लो। स्लो। लाइट ट्रैवल्स स्लोली। और इन रेयर मीडियम लाइट ट्रैवल्स फास्ट, है ना? लाइट यस सर। ट्रैवल्स फास्टर। और आप बोल सकते हो कि इन डेंसर मीडियम वेवलेंथ इज लेस या वेवलेंथ इज लार्ज? लेस। हाँ, Ending is less. वेवलेंथ इज स्मॉल। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। yes sir. और क्या लिखोगे? इन रेयर मीडियम वेवलेंथ इज लार्ज। Large. इस डायग्राम को अगर ध्यान रखोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना? yes sir. अच्छा, अब लिखो वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जब लाइट जाती है ना वन मीडियम टू अनदर मीडियम, हाँ। तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। देखो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। क्या चीज चेंज नहीं करती? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट Frequency of light. क्या चीज चेंज करती है? लाइट की वेवलेंथ, लाइट की स्पीड। और स्पीड। हाँ। Speed. The frequency of light does not change when light goes from one medium to another. अबान क्या लिखा? The frequency. Yes sir. बोलो बोलो। सर एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। The frequency of light does not change when light goes from one medium to another. हाँ, from one medium to another, you're right. लिखो क्वेश्चन। Does frequency of light
चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, क्या बोलोगे? यस नो? During diffraction. Yes. नो। No. भाई Frequency रिफ्रैक्शन नहीं मतलब होता चेंज ना? ऑफ मीडियम। हाँ रिफ्रैक्शन मतलब चेंज ऑफ मीडियम। Frequency हाँ of वही। ठीक। फ्रीक्वेंसी लाइट That's तो not सेम रहेगा ना। होता ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या लिखा? Frequency of light remains constant during diffraction. बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब हेडिंग लगाओ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। Loss. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे सुना होगा, एंड नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द Same plane. सेम प्लेन। ठीक है। भाई अगर हम देखते हैं ये वाला डायग्राम, तो इस वाले डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो ना कि आपकी इंसिडेंट रे, आपकी रिफ्रैक्टेड रे और आपकी नॉर्मल सेम प्लेन में है। हाँ सर। एक ही प्लेन में है ना, ये Yes, देखो, sir. ये दिख रहा है ना आपके पास प्लेन, ये एक प्लेन जो है, तो इस वजह से। तो ये क्योंकि ये एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। Same plane. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लिखो सेकंड लॉ। सेकंड लॉ किसका? Refraction. सेकंड लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ। क्या नाम है? हाँ स्नेल। हुआ ना déjà vu? Yes. स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बनाओ इंटरफेस। ये आपकी इंसिडेंट लाइट, कौन सी लाइट? Incident light. हाँ बताओ ये क्या है? नॉर्मल। Normal. बिल्कुल नॉर्मल बनाए बिना आगे चलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये कौन है? Refract. Refracted. रिफ्रैक्टेड लाइट। ये कौन है? आई। I. ये आर। R. व्हाट इज इंटरफेस? बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम्स। Yes, sir. बार बार एक ही बात, बाउंड्री सेपरेटिंग द टू Two मीडियम्स। medium. इसको आप बोल दो मीडियम 1, इसको आप बोल दो मीडियम 2। बोल दिया? Yes, sir. Yes, sir. मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो μ2। ले लिया? Yes, sir. ठीक है। अब बताओ कि इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर म्यू क्या है और एंगल क्या है? μ1 और एंगल Mu और बहुत बढ़िया। और इंटरफेस के नीचे म्यू क्या है और एंगल क्या है? μ2 और Mu2. तो देखो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट एट द इंटरफेस। क्या बोलता है ये? Mu sin theta is equal to constant at the interface. बिल्कुल, यानी कि इंटरफेस के ऊपर जाओ और म्यू और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर लो। म्यू और Sin theta को मल्टीप्लाई करो। हाँ ठीक है। म्यू और वन साइन आई। कांस्टेंट एट द हाँ वही बता रहा हूँ ना, म्यू वन साइन आई लिखेंगे। ठीक है, और कह रहा है इंटरफेस के नीचे जाओ और म्यू को और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर लो। कर लिया? कह रहा है वो दोनों सेम है, कह रहा है वो दोनों सेम है, कांस्टेंट रहता है वो, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू, Mu2 sin r. देखो म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। Sin r. ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आया भाई स्नेल्स लॉ का?
mu1 sin mu1 I sin is I equal is equal to mu2 sin I. बिल्कुल लिखो, इट स्टेट्स दैट, ये इट कौन है? Law. Snell's law. Snell's law. It states that, Distance law. हाँ, it states that the product of refractive index, it states that the product of refractive index and sin theta is constant. क्या बोला? It states that the product of refractive index and sin theta is constant. कहाँ पर? At the interface. Mathematically mu sin theta is equal to constant. Mathematically mu sin theta is equal to constant. और जब हम इसको लगाएंगे पिक्चर को देख के तो क्या लिखेंगे? mu1 sin I is equal to mu2 sin R. mu2 sin R. mu1 sin I is equal to mu2 sin R. mu2 sin R. देख लिया? yes sir. ठीक है, चलें आगे। Yes, sir. देखो क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा एयर, Sir, एक जो ऊपर करना। हाँ ये लो, और ऊपर Yes. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अब देखो एयर या देखो वाटर, ये देखो क्या आई, और ये क्या है? क्या है ये? नॉर्मल। इंसिडेंट बताओ क्या होगा? नॉर्मल। बताओ क्या होगा? ये होगा क्या? नहीं, क्लोजर टू होगा। ये होगा, हाँ, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, कितना? 60 डिग्री। बोल रहा है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या बोल रहा है? Angle of refraction. फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक इस है। चैप्टर के अंदर अगर बोलता है ना एंगल निकालने के लिए, तो आप सोचा करो स्नेल्स लॉ के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो लिखो यूजिंग, एयर में बात होता है ना, हाँ बिल्कुल, और पानी का 4/3। 4/3। हाँ yes. देखो यूजिंग क्या, यूजिंग क्या, ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर एंगल निकालना है तो क्या लगाना चाहिए? स्नेल्स लॉ ऑफ, तो लिखेंगे mu1 sin I इज इक्वल टू क्या? mu2 sin R। अरे 1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 4/3 साइन R, मानते हो? yes sir। भाई एयर का 1 होता है ना, पानी का 4/3 होता है, जानते हो ये बात? हाँ सर। व्हाट इज साइन 60 yes sir। डिग्री? √3/2 ठीक है, क्या निकालना है? R निकालना है ना? sin R। हाँ, ठीक है, तो साइन R कितना आ गया? 4। हेलो, 4 कितना आया? 3√3। हाँ 3√3/8। साइन इनवर्स हाँ। आया कि नहीं आया? हाँ सर। साइन इनवर्स 3√3/8। हाँ तो क्या आप लोगों को आ गया स्नेल्स लॉ लगाना? हाँ सर। yes। मुबारक हो, स्नेल्स लॉ लगाना होता है। ये क्या है? ये है आपके पास कांच, क्या है ये? कांच, ग्लास है ये, और ये रही, ठीक। ठीक है भाई, ये ऐसे करके आती है, ए और ये कौन है? ये कौन है? नॉर्मल। कम्बल। और ये होगा या ये होगा? वो आपने Reflection। हाँ, मस्त एकदम बेंडिंग अवे होना नॉर्मल ना। Yes, sir. ये है 45 डिग्री, और ये है थीटा, बोल रहा है फाइंड थीटा। बात में आ रही है? Yes, sir. करोगे ट्राई? yes sir करते। करो जरा फटाफट। हो गया? ग्लास का 3/2।
3/2 होता है ना? हाँ नोटबुक में चेक करो। 3/2 वही। व्हाट इज sin 45 डिग्री? 1/√2। 1/√2 3√2 यानी कि 2/3। साइन इनवर्स। अरे मैथ्स आती है क्या हल्की फुल्की? हाँ साइन इनवर्स √2/3। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे। अब लिखो Yes, sir. नॉर्मल इंसिडेंस। क्या चीज? नॉर्मल है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब देखो व्हेन a light ray perpendicularly strikes an interface when a Light ray perpendicularly strikes an interface. हाँ it is called normal incidence। यानी कि अगर लाइट रे इंटरफेस पे परपेंडिकुलर गिरे दैट इज कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है। तो जैसे कि अगर आपके पास ये एक इंटरफेस है और आपकी लाइट है, क्या है ये? इंसिडेंट लाइट। ठीक है। ठीक अब यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा ना? नॉर्मल देखो ये होगा, देख रहे हैं है। नॉर्मल? वही हो। हाँ वही होगा। यानी कि इस बार जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 0 होगा। हाँ वही 0 हो जाएगा। हाँ वो उससे चिपका हुआ है ना। हम्म एंगल ऑफ इंसिडेंस इज हाउ मच? 0 डिग्री। 0 डिग्री 0। मान लेते हैं कि ये है एयर और ये है ग्लास। ठीक है, वन और तो देखो लगाते हैं। देखो यूजिंग स्नेल्स लॉ। अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे ना तो आपको एक बड़ी ही अमेजिंग बात पता लगेगी। और लिखोगे μ1 sin i इज इक्वल टू क्या? बोलो। μ2 sin r। μ1 sin i बराबर μ2 sin r। यानी कि क्या लिखोगे? 1 sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 sin r, है ना? व्हाट इज sin 0 डिग्री? 0। 0 इज इक्वल टू 3/2 sin r। यानी कि sin r आ गया 0, साइना हाँ तो r भी आ गया 0 डिग्री। यानी कि 0 पे है, 0 पे गई। क्या बोला? हाँ अच्छा सीधा चलेगा। 0 पे गई यानी कि मुड़ेगी नहीं। यानी कि नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन में बेंडिंग नहीं होती। क्या बोला? नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन में बेंडिंग नहीं होता। बिल्कुल, यानी कि रिफ्रैक्शन में बेंडिंग की गारंटी है क्या? नहीं जी नहीं, ऐसी गारंटी नहीं है। नहीं लिखो द रे विल नॉट बेंड इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। द They will not bend in द the रे case of डजंट बेंड normal. इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ कैसे? आई भी 0 और आर भी 0 क्योंकि आई भी 0 और आर भी 0। R The ray does not bend in the case of नॉर्मल normal। incidence। चले आगे। ठीक। अब लिखो refraction of light through spherical interface। क्या लिखा? Refraction of light through spherical interface. अरे कॉनकेव कॉन्वेक्स। हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक। चालू हो गया ड्रामा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल? कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। अभी तक इंटरफेस कैसी ले रहे थे? अभी तक इंटरफेस रहते प्लेन इंटरफेस। देखो दिस इज अ प्लेन इंटरफेस, दिस इज अ प्लेन इंटरफेस क्लास में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. सारी कैसी इंटरफेस थी अभी तक? प्लेन इंटरफेस थी सारी की सारी। कैसी थी? Plain interface। प्लेन इंटरफेस। Interface. अब क्या लेंगे? स्फेरिकल इंटरफेस।
इंटरफेस, क्या लेंगे अब? स्फेरिकल इंटरफेस, स्फेरिकल इंटरफेस। अभी तक क्या ले रखी थी? प्लेन। प्लेन। चले यस, तो आ जाओ। इंटरफेस क्या होता है? बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स। मीडियम्स, व्हाट इज इंटरफेस? बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स। ये आ गई, ठीक है। ठीक है। यहां से देखा, यहां से देखा तो कॉनकेव, और यहां से देखा तो कॉन्वेक्स। यस सर। हाँ yes, ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये? हाँ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए हम वो वैसे वाले यूज करते हैं ना, वो ये ग्लास जैसे। टक 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 वाले, वही कह रहे हो तुम? नहीं, वो क्लोज्ड वाले बोल रहा हूँ, मतलब पूरा वो क्लोज वाले होता है ना, अच्छा, ये बोलोगे ये? वो ग्लास। मतलब नहीं 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 नहीं। इसी का ही एक और अरे मतलब। वो लेंस होता है यार, वो हाँ लेंस। हाँ, लेंस होता है, हाँ। अभी लेंस नहीं आया, लेंस नहीं आया। देखो, जब तुम ये पढ़ लोगे ना, तब ऐसी एक इधर और एक इधर बने, तब बनेगा लेंस। यानी कि इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंस है इसका। नेक्स्ट टॉपिक लेंस टॉपिक है। लेंस है। यानी कि अगर ये हाथ से निकल गया तो लेंस भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इसको पकड़ लो अच्छे से। आ जाओ। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लिखो मीडियम 1, यहाँ लिखो मीडियम 2। लिख दिया। यहाँ बोल दो μ1 की दुनिया, अब वहां बोल दो μ2 की दुनिया। बोल दिया। ठीक है सर। यहाँ रख दो ऑब्जेक्ट। चालू हो गया ऑब्जेक्ट और इमेज का खेल। yes। अच्छा, ऑब्जेक्ट से निकलती हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोला? ऑब्जेक्ट से निकलती है इंसिडेंट रेज। बिल्कुल। और ये जहाँ पे हिट मारती हैं इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ भाई, भाई जहां पर हमारी इंसिडेंट, इंसिडेंट रे हिट करती है उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रही आपकी Yes, sir। इंटरफेस। बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स। बाउंड्री। Separating। यहाँ पर कौन कौन से मीडियम्स हैं? μ1 और μ2। Yes, sir। ठीक है। हाँ, टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल इंटरफेस। बोलो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ Spherical interface। स्फेरिकल इंटरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल इंटरफेस। लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? लाइट जा रही है μ1 की दुनिया से μ2 की दुनिया में। क्या, कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट? लाइट चाहिए म्यू1 की दुनिया से म्यू2 μ2 की की दुनिया दुनिया में। में। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। ये कौन सी रे है? ये है इंसिडेंट रे। कौन सी रे है ये? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। अब यहाँ क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। अब नॉर्मल ड्रॉ करनी तो आती नहीं है अपन को। नॉर्मल ड्रॉ, है वही नॉर्मल ड्रॉ कैसे करोगे प्रिंसिपल आप? ऑफ देखो, देखो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होती है। देखो समझो बात को जरा। अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर आपके पास एक सर्कल है। हाँ, सर्कल, इसके ऊपर ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करो टैंजेंट। क्या है ये? टैंजेंट। क्या है ये? टैंजेंट। हाँ, अच्छा, कभी पढ़ा है टैंजेंट जीवन में? टैंजेंट ये उसमें था ना, यस। एओडी के अंदर, टैंजेंट्स नॉर्मल्स। यस। और ये क्या है? ये है नॉर्मल। क्या है ये? नॉर्मल। अरे मैथ्स में पढ़ रखा है टैंजेंट एंड नॉर्मल, वही नॉर्मल है। Yes, sir। हाँ जी। नॉर्मल ऑलवेज पासेस टू सेंटर। क्या बोला? Normal। Now always passes to center. नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू क्या? Center। Center. सेंटर ऑफ क्या? सर्कल। Circle। सर्कल का नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास करता है? सेंटर से। सेंटर से। Yes, sir। यानी कि यहाँ पर अगर इसको गोल गोल घुमाया होता, अगर इसको Circle। गोल गोल घुमाया होता तो यहाँ पे सेंटर होता है इसका, है ना? Yes, sir। हाँ, यानी कि मन ही मन में सेंटर इमेजिन करके, मन ही मन में सेंटर को यहाँ पर इमेजिन करके, यहाँ से पास होता हुआ नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक ठीक है है, सर। ये गया आपका नॉर्मल। ये कौन है? ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही? सर ये अभी क्या किया आप? ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है पॉइंट टाइम पे।
जिससे कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस सेंटर मार्क कर पाए। ये रहा सेंटर। ये सेंटर है। हाँ हम्म, भाई बता रहा था अभी कि अगर इसको ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो सेंटर यहीं तो पड़ेगा। हाँ, क्या मन ही मन में ये क्या है एंगल ऑफ नॉर्मल भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल। हाँ yes sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट इंसिडेंट नॉर्मल। बिल्कुल। अब क्या क्या दुनिया बदल रही है? हाँ दुनिया बदल रही है। दुनिया कैसे क्या हो रही है? म्यू1 से म्यू2 हाँ इसमें से कौन तो सा मुड़ेगी, तो टेंस? मुड़ेगी। हाँ देखो मुड़ गई। ये कौन सी रे है? ये है तो रिफ्रैक्टेड। डेंजर ऐसा कुछ नहीं है क्या? अरे हम कर रहे हैं जनरल, जिससे कि एक ऐसा फॉर्मूला आ जाए जो कि बिंदास लगा हो, चाहे टेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर। ठीक है। तो ये हो इसमें गया हमारे इमेज पास। ये रहा ये रहा ये आ गया इमेज, ये आ गया आई इमेज। सारा रेस इसका ये वो पॉइंट पे आना चाहिए तभी। बिल्कुल जी बिल्कुल, सारी आएंगी सारी आएंगी। देखो यहाँ से ये देखो ऐसे करके जाएगी ये, ऐसे करके यहाँ पहुंचेगी ये। ठीक है ना? ये सब ड्रॉ नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन बस बता रहे हैं बताने के लिए। ठीक है, ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। बात सुन आ रही है मेरी? हाँ हाँ आगे सर। बनाना नहीं है, सिर्फ इतना एक ही रे करनी है। कर लिया इतना काम? हाँ आगे सर। What is the angle of refraction? It is the angle between refracted ray and normal. yes sir. यानी कि ये रहा आपका r, छोटा r। ठीक है ना? Yes, What is r? r is the angle of refraction. ठीक है? yes sir. What is I? I is angle of incidence. इंसिडेंस What is small r? Small r is angle of रिफ्लेक्शन refraction. What is capital R? Capital R is radius of curvature. है? सुना है कभी? यस सर हाँ हाँ। यस सर। अरे ये जो स्फेरिकल इंटरफेस है इसे बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसे? कर्वेचर। कर्वेचर यस सर और इसका रेडियस होगा ना, हम्म तो ये रहा इसका रेडियस। प्रियंका चोपड़ा, ये रहा। फील आ रही है? ये रहा कैपिटल आर, ये रहा, ये रहा। ठीक है ना? हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। Yes, अरे रेडियस 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 सिंपल है। हाँ सर व्हाट इज पी? ठीक पी है। इज पी इज पोल। पी इज पोल। पी इज पोल। Full. पोल क्या होता है? पोल होता है ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू विच सारे के सारे डिस्टेंस नापते हैं हम। ठीक है सर। पोल इज द origin with respect to which all distances are measured. क्या लिखा? Pole is the origin With respect to which all distances are measured. What is capital R? Radius of कर्वेचर curvature. ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये ना ये पोल से लेकर O, इसे बोलते छोटा u। छोटा u। छोटा यू। छोटा u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। क्या बोला? इसमें बोला जाता है प्रियंका ओ, PO PO. PO। अच्छा ठीक ठीक है? है yes sir. तो छोटा u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है और ABCD में u के बाद क्या आता है? V। वी तो ये है ना PI, इसे बोल दो छोटा v। ठीक है? हाँ यस सर। तो छोटा v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। बिल्कुल। ये रहा, V वाला ये रहा। अच्छा ठीक है ठीक है जी। यस yes सर sir. कितने एंगल मार्क कर रखे हैं? एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, दो एंगल है। हाँ अब आपको तीन एंगल और मार्क करने हैं। आपको तीन एंगल और मार्क करने हैं। यहाँ लिखो अल्फा, यहाँ लिखो बीटा, यहाँ लिखो गामा। क्या बोला? अल्फा बीटा गामा। गामा बनाते हैं वाई की तरह। गामा बनाते हैं वाई की तरह। ठीक है? ठीक है हाँ, बच्चे बनाते हैं गामा इस तरीके से।
बट लेजेंड्स बनाते हैं गामा इस तरीके से, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, आ जाओ फिर। देखो वैसे तो गामा ऐसे ही बनाते हैं ना, लेकिन अगर ऐसे बना दिया गामा को तो फिर पता नहीं लगेगा कि आर क्या गामा क्या है, इसलिए गामा को बनाएंगे भाई, ठीक है ना। यस। अच्छा, इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये कौन सा ट्रायंगल है, सेंटर ऑफ मास COM। कौन सा? ये हाँ जो हाँ ट्रायंगल पीला पीला है, सेंटर ऑफ मास वाला COM, ठीक है। CO है। तो लिखो इन ट्रायंगल COM, इन ट्रायंगल CO है। COM। क्या हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल COM के अंदर दो एंगल है, अल्फा और आई, हाँ और बाहर अल्फा एंगल और है गामा, बाहर एंगल है गामा। तो क्या बोलते हैं हाँ गामा, क्या बोलते हैं कि अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। अरे वो होता था ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हाँ हाँ वही देख रहा था मैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हम्म, तो अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। हाँ समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को? आ गया। अबान डनेट नहीं आया? आगे सर, आगे सर। ठीक है, तो क्या लिखा, अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। ठीक है, और ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है CIM। हाँ ठीक है। कौन सा है ये, CIM। इस ट्रायंगल CIM हाँ के अंदर देख पा रहे हो गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू आर। यस सर, यस यस बहुत सर। बढ़िया, गामा, अच्छा वो हाँ ठीक है ठीक है। बीटा। क्योंकि आर जो है एक्सटीरियर एंगल है ना, आर, यस सर। हाँ सर। और गामा और बीटा इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो क्या यस बोलेंगे, गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू छोटा आर। छोटा R। तो लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा, इन ट्रायंगल CIM, इन ट्रायंगल ये आई एम CIM, इन ट्रायंगल CIM, इन ट्रायंगल CIM क्या लिखेंगे, गामा प्लस बीटा बराबर छोटा आर, है ना, इस तरीके से यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। छोटा R। यस सर। ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर μ1 है और एंगल आई है, यहाँ पे μ2 और एंगल आर है ना, जैसा कि हमेशा होता है। हाँ सर। तो लिखो यूजिंग कौन सा लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यूजिंग, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या लिखेंगे, μ1 sin i इज इक्वल टू म्यू टू μ2 sin साइन i। R। आई थिंक आप लोगों को याद हो गया ये, यस सर। ठीक है। यहाँ लिखो आई एंड आर आर स्मॉल एंगल्स, क्या बोला, आई और R स्मॉल एंगल्स। आई एंड आर स्मॉल एंगल्स, ठीक है। यस सर। तो यस सर। therefore I, therefore sin I is लगभग I, therefore sin I is लगभग I and sin R is लगभग R, ठीक है। हाँ इसे बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, क्या बोलते हैं, स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल अगर एंगल अप्रोक्सीमेशन। छोटा होता है तो एंगल और उसका साइन सेम होता है। ठीक है सर। बात ये है कि if theta is small, if थीटा इज स्मॉल। then sin theta is theta and that is also equal to tan theta। पता है बात कि नहीं पता? हाँ सर। ठीक है, if theta is इसे बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, क्या बोलते हैं। स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, μ1 I इज इक्वल टू μ2 R, क्या बन जाएगा, म्यू वन आई इक्वल टू हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। अब बताओ यहाँ से I कितना आएगा, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको, यहाँ से I कितना आएगा, गामा माइनस अल्फा, हाँ हाँ। ठीक है। यहाँ से I कितना आएगा, गामा माइनस अल्फा, हाँ यस सर। और दूसरी इक्वेशन से R कितना आ रहा है, बीटा प्लस गामा, बीटा। हाँ। हाँ यस बीटा R प्लस कितना आ गामा। रहा है, बीटा प्लस गामा आ रहा है, प्लस गामा। कि हाँ गामा गामा प्लस बीटा जो भी है, ठीक है। हाँ। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आएगा, μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा इज इक्वल टू μ2 बीटा प्लस μ2 गामा।
हो रहा है कुछ? हाँ सर। अब जो गामा के टर्म्स इकट्ठे कर लो, हम्म क्या तक पहुंचे? कॉमन ले म्यू लिया। टू गामा कॉमन ले लिया। हाँ ठीक है, तो क्या आया? म्यू 1 माइनस म्यू 2 गामा इज इक्वल टू इज इक्वल टू म्यू1 वन अल्फा बीटा। अब प्लस बोलो म्यू कि टू अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल एंगल्स, क्या बोला? अल्फा बीटा गामा और स्मॉल एंगल्स। हाँ ठीक है। तो तो अल्फा इज tan अल्फा। पहले पहले हमने साइन में बदला था, अब हम tan में बदल रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। क्या लिखा? अल्फा इज लगभग लगभग tan अल्फा, बीटा इज अप्रोक्सीमेटली tan बीटा एंड गामा इज अप्रोक्सीमेटली tan गामा। यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है। हाँ, यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ठीक है सर। यूजिंग क्या? यूजिंग स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। हाँ, बताओ 3 बातें क्या लिखी हैं आज? 3 बातें। अल्फा इज अल्फा अप्रोक्सीमेटली, लगभग 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 बोल लो, कोई अप्रोक्सीमेट दिक्कत नहीं है। tan अल्फा हम्म tan बीटा इज बीटा अप्रोक्सीमेटली is tan बीटा approximately tan beta एंड गामा इज gamma is अप्रोक्सीमेटली approximately tan tan gamma। गामा। डाल दो, डाल दो। तो इसमें लिखेंगे म्यू 1 माइनस म्यू 2 इंटू क्या? tan गामा इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू क्या? tan अल्फा प्लस म्यू 2 इंटू क्या? tan बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? tan गामा, tan अल्फा, tan बीटा चाहिए। क्या आप जानते हो कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या हाइट अपॉन बेस? जानते हो ये बात? हाँ तो है ना? upon तो देखो जरा, जरा ऊपर जाओ, यहाँ पहुंच गए। हाँ अच्छा अब एक ठीक है। काम करो, ये एम पॉइंट है ना, एम पॉइंट, इस एम पॉइंट से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कराओ यहाँ से। टक 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 टक। इसे बोल दो पॉइंट डी। ठीक है, डी ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल है ना एम एम डी सी, इन ट्रायंगल एम डी सी, इन ट्रायंगल एम डी एम सी। डी सी, tan गामा कितना आएगा? ये आएगा एम डी अपॉन डी सी। एम डी अपॉन डी सी। हाँ यस सर। ठीक है, फिर बोलोगे इन ट्रायंगल एम डी ओ, इन ट्रायंगल एन डी ओ। हाँ आना आएगा एम डी अपॉन डी एम ओ। डी अपॉन ओ आ जाएगा। हाँ और इन ट्रायंगल एम डी आई, इन ट्रायंगल एम डी आई tan बीटा आएगा एम डी अपॉन डी आई। एम डी अपॉन आई। यस सर। अब देखो ये जो ये है ना आपका क्या नाम है इसका, ये जो डी है, डी, हाँ हाँ ये डी पी के बहुत पास है, ये डी पी के। पास है। हाँ बहुत क्योंकि अच्छा। क्योंकि डी पी के, क्योंकि दीपिका पादुकोण के बहुत पास है। ठीक है, तो जहां जहां भी डी आ रहा है वहां पी कर दो, जहां जहां भी डी आ रहा है वहाँ पी कर दो। अच्छा क्या, जहां जहां भी डी आ रहा है वहाँ वहाँ पी कर दो। पी कर दो। कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अलाउड है, ऑप्टिक्स के अंदर अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो क्या व्हाट इज tan tan गामा? एम पी अपॉन सी हाँ, पी। इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, tan थीटा की है तो कोई कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? सो म्यू 1 माइनस म्यू 2, ये कितना आया था आपका? आ गया ये एम पी अपॉन पी सी, है ना? और tan अल्फा कितना आया था? एम पी अपॉन पी ओ। ठीक है, और tan बीटा कितना आया था? एम पी अपॉन पी आई। एम पी अपॉन पी आई। हाँ ठीक है। क्या है? यस सर। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? एम पी एमपी। कट जाएगा, हम्म तो क्या आएगा? म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू 1 अपॉन पी ओ प्लस म्यू 2 अपॉन पी आई। हाँ सर। ठीक है, अब लिखो यूजिंग साइन कन्वेंशंस, यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। अरे साइन कन्वेंशन का मतलब समझते हो? यानी कि
अगर आपके पास ग्राफ है ना, ग्राफ, तो यहाँ ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं, ये पॉजिटिव लेते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं। भाषा में आ रही है? बस यही है साइन कन्वेंशन, वही मैथमेटिक्स। हाँ सर। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो लिखो PC इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू और PI इक्वल टू, क्या लिखा? PC इज इक्वल टू PO इक्वल टू PI इक्वल टू। ये अच्छा, हमें लगाना है साइन कन्वेंशन। क्या लगाना है? साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन। रे ऑप्टिक्स के अंदर साइन कन्वेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक अब है देखो पीसी कहाँ पे है, जरा ध्यान से देखो पीसी, देखो जरा चेक करो ध्यान से। पीसी दिख रहा है आर, ये रहा, हाँ है ना? ये नेगेटिव में हाँ पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में है, हाँ तो इसको माइनस आर लेंगे तो, माइनस क्योंकि ये ओरिजिन के पीछे है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ हाँ, और पीओ भी तो माइनस यू लेंगे, पीओ भी तो, पीओ भी माइनस ही लेंगे यो क्योंकि माइनस यू लेंगे, माइनस यू फील आ रही है? माइनस यू। हाँ हाँ, माइनस यू। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ, क्योंकि ओरिजिन के पीछे है ये। हाँ और पीआई लेंगे प्लस का वी, पीआई लेंगे प्लस का वी। वी आ रही है कि नहीं आ रही? यस ठीक है, तो पीआई क्या लेंगे? प्लस का वी। अब प्लस थोड़ा लिखोगे यहाँ पे, वी लिख दोगे बस, है ना? हाँ ठीक 3 वैल्यूज को डाल दो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर डाल दो। तो क्या लिखेंगे? μ1 माइनस μ2 अपॉन माइनस आर, लिखेंगे μ1 माइनस μ2 अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन माइनस यू प्लस क्या? प्लस μ2 अपॉन वी, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो कि यू को और म्यू को सेम सेम बनाते हैं, ऐसे बच्चे मत बनना, अच्छा ठीक है। अब एक काम करो, इस माइनस साइन को ना ऊपर एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे? μ2 माइनस μ1 अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू पॉजिटिविटी माइनस नेगेटिविटी, ठीक है। यस सर अब इसको पूरे को 180 डिग्री घुमा दो फॉर्मूले को, तो लिखो μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन कैपिटल आर, है ना? वही फॉर्मूला है, मैंने इसको यहाँ वहां लिख दिया और उसको वहां लिख दिया, ठीक है ना? तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। ये आ गया आपके पास एक फॉर्मूला, जो ऑप्टिक्स का पहला बड़ा फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेरिवेशन है, ठीक है, ये डेरिवेशन है 3 नंबर की, ओके। हाँ सर। ठीक है सर 3 मार्क्स की डेरिवेशन है, एग्जाम में आ सकती है, ये लिख लो वहां पर, 3 मार्क्स डेरिवेशन। आसान लगी, मुश्किल लगी? बहुत आसान। आसान थी, आसान आसान थी। अरे फॉर्मूला क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इज इक्वल टू क्या? माइनस तो माइनस μ1 अपॉन आर हाँ, देखो जरा समरी, देखो समरी, देखो जरा समरी, समरी देखो क्या फटाफट। ये क्या है? ये आपके पास स्फेरिकल इंटरफेस, क्या है ये? स्फेरिकल स्फेरिकल इंटरफेस। यहाँ की दुनिया μ1 की, वहाँ की दुनिया μ2 की, है ना? देखो जरा, ये क्या है? ये है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है ये? प्रिंसिपल ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इंसिडेंट रे, और ये कौन है भाई? ये रहा रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन है? इमेज। ये कौन है? छोटा यू। वो कौन है? छोटा वी, ठीक है। और ये कौन है? ये है सी। ये कौन है? बड़ा आर। ये कौन है? बड़ा पी, ठीक है। बस इतना काम करना है। अब आप बोलोगे फॉर्मूला, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, μ2 अपॉन वी बोलो, μ2 अपॉन माइनस μ1 अपॉन यू, फील आ रही है? हाँ सर। हाँ, अरे याद करना है कि नहीं करना, हाथों हाथ। हाँ सर। तो μ1 अपॉन μ1 अपॉन इज इक्वल टू μ2 माइनस हाँ μ1 अपॉन बड़ा आर, m2 माइनस माइनस 1 1 अपॉन अपॉन बड़ा, ठीक है। बड़ा आर यानी ठीक है कि सर ये अपॉन ये माइनस ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये माइनस ये अपॉन ये, ठीक है। हाँ, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन बड़ा R, ठीक है। बड़ा यस सर ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चलिए यार